हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विठल और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल एजुकेशन चैनल। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 कहता है ऐसे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 से यानी फंडामेंटल राइट से, वे लॉज वाइड होंगे। इस आर्टिकल में मेनली 4 क्लॉजेस है। जब मूल संविधान बना था तब इस आर्टिकल में 3 क्लॉजेस थे और 24th ऑफ अमेंडमेंट 1971 से चौथा क्लॉज ऐड किया गया है। 13 समझने से पहले हम 2 डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। पहला तो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज है उन पर ही एप्लीकेबल होता है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है वो आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 पे एप्लीकेबल होता है। अब हम एक एक करके इन डॉक्ट्रिन्स का मतलब समझेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब होता है ऐसा कोई लॉज है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि जब फंडामेंटल राइट जब से एग्जिस्ट हुए हैं, यानी कि 26 ऑफ जनवरी 1950 से फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करते थे। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी लॉज थे, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में जो भी लॉज बनाए गए थे, वे लॉ बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पर एप्लीकेबल होते। वो लॉज अगर फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वे लॉज वाइड होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब होता है किसी भी लॉ को या किसी भी लॉ के पार्ट को जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में है, वे लॉज उस हद तक वाइड होंगे जिस हद तक वे फंडामेंटल राइट को कंट्राविन करते हैं, वायलेट करते हैं। ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट को कंट्राविन करते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन से उनको शैडो किया जाता है और वे लॉज उस हद तक वाइड होंगे जिस हद तक वे कंट्राविन करते हैं। अगर बाद में पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाता है और उस शैडो को हटा देता है, तब वो एक्ट जो वो लॉ वाइड हुआ था वो फिर से रिवाइव कर जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट को कोई नया इनेक्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो कि प्रोपाउंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। अब हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल होता है आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 से, यानी आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट यानी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट को कंट्राविन करता है या फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में होगा। ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाएगा। इस क्लॉज में कहा गया है कि पार्लियामेंट को रोका गया है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा। अगर वो लॉ बनाएगा तो ऐसे लॉज वाइड हो जाएंगे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना। सेवरेबिलिटी का अर्थ होता है सेपरेट करना, सेवर्ड करना। अगर कोई लॉ का जो पार्लियामेंट ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में, अगर ऐसे कोई भी लॉज का मेजर पोर्शन जो है वो फंडामेंटल राइट को कंट्राविन नहीं करता, लेकिन कोई एक आध सेक्शन या फिर कोई छोटा सा भाग फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या फिर कंट्राविन करता है, तो सिर्फ वही पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट को कंट्राविन करता है वही पार्ट वाइड होगा और बाकी का जो लॉ है वो रिवाइव कर जाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि सेपरेट करना। जो भाग फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या फिर कंट्राविन करता है, ऐसा ही भाग सिर्फ वाइड हो जाएगा, बाकी का भाग रिवाइव कर जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर ही लागू होता है, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 को वायलेट करेगा या फिर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। अगर ऐसा लॉ या तो होली या फिर पार्शियली डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन, सच लॉ इज डेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे लॉज वाइड अब इनिशियो होंगे, मतलब कि वाइड फ्रॉम बिगिनिंग, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवाइवल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हेल्ड महेंद्र लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जो कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में है, तो वे लॉ वाइड अब इनिशियो होंगे, यानी कि वाइड फ्रॉम बिगिनिंग होंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है एक्सेप्शनल केसेस में एप्लीकेबल होगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है।
अब हम समझेंगे आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में। आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में लॉ को डिफाइन किया गया है। हमने आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में लॉ को पढ़ा है। लॉ मतलब क्या? 26 जनवरी 1950 के पहले लॉज थे, उनमें जो लॉ वर्ड दिया गया है उसका मतलब, और 26 जनवरी 1950 के बाद में स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, उस लॉ का मतलब क्या है? यह आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 डिफाइन करता है। हमें लॉ को डिफाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई भी लॉ या फिर कोई भी इनएक्टमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बायलॉज, नोटिफिकेशन, रूल्स, इनमें से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट को कंट्राविन करता है या फिर फंडामेंटल राइट को अब्रीच करता है तो ऐसे लॉज वाइड करने होंगे। इसलिए हमें लॉ को डिफाइन करना नेसेसरी है। अब आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 डिफाइन करता है लॉ को। लॉ में इंक्लूड होंगे ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 एंड गवर्नर आर्टिकल 213 के अंडर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करते हैं। ऑर्डर और बायलॉज म्युनिसिपल बॉडीज के द्वारा दिए जाते हैं। नोटिफिकेशन किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की जाती है, या फिर कोई ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जिनको की स्टैट्यूटरी पावर है, या फिर कोई कस्टम और यूसेज जो जिनको की फोर्स ऑफ लॉ है, वो सभी लॉ के डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगे। अब हमने देखा लॉ के डेफिनेशन के अंडर ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज है। इस डेफिनेशन में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ हो सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लॉ की संज्ञा दे सकते हैं? ये क्वेश्चन अराइज हुआ था पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में। इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 19 के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर दिया गया है उसको अब्रीच करता था। आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है तो अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है तो वो लॉ वाइड अब इनिशियो होगा, वाइड होगा। है हमने आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में देखा था। सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट को अब्रीच कर सकता है, ऐसा कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में फिर से ये क्वेश्चन अराइज हुआ जिसमें कि 11 जजेस की बेंच बैठी थी। 6 to 5 मेजोरिटी में शंकरी प्रसाद का जो केस डिसाइड हुआ था वो रॉन्गली डिसाइड हुआ था, ऐसा हेल्ड किया है। और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ होता है, ऐसा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हेल्ड किया था। गोलकनाथ के केस को सुपरसीड करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट बनाया और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर होती है तो वो आर्टिकल 13 को कंट्राविन नहीं करेगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 के केस में 24th अमेंडमेंट 1971 की वैलिडिटी चेक की गई है और केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ के केस को ओवररूल किया है और पार्लियामेंट को और कहा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। केशवानंद भारती के केस को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 42 अमेंडमेंट किया है और 42 अमेंडमेंट से आर्टिकल 365 के अंदर क्लॉज 5 ऐड किया है जो कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई भी अमेंडमेंट कर सके। बट मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 के अंडर जो क्लॉज 5 ऐड किया था 42 अमेंडमेंट 1976 से, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसी अमेंडमेंट करता है जो कि बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उसको वायलेट करता है तो वो लॉ वाइड हो जाएंगे। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस को सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है वुमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में। आर्टिकल 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब आर्टिकल 13 की डेफिनेशन है ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट है या फिर डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट को वो
क्लॉज 1 कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provision of this part, यानी कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट shall to the extent of such inconsistency be void। ऐसे लॉज जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में फोर्स में है, फोर्स ऑफ लॉ है, वे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंडमेंट होने से पहले जो कि ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाए गए थे या फिर जो कि कस्टम से यूसेज है, वे अगर फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रावेंशन में है तो वे लॉज वाइड होंगे। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रीज द राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वाइड। स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि टेक अवे और अब्रीजेस द राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 3 में जो राइट दिए गए हैं फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 32 में जो राइट दिए गए उसको अब्रीज या फिर कंट्राविन नहीं करेगा। अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को कंट्राविन करता है तो उस हद तक जिस हद तक वे कंट्रावेंशन में है फंडामेंटल राइट के उस हद तक वे वाइड होंगे। आर्टिकल 13 की क्लॉज 3 डेफिनेशन करता है लॉ की। लॉ में क्या क्या इंक्लूड होगा? लॉ में ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज जिनको कि फोर्स ऑफ लॉ है वे लॉ में इंक्लूड होंगे। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जो कि 24th ऑफ अमेंडमेंट 1971 में ऐड किया गया था, ये कहता है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में उन पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।